गुड इवनिंग एवरीबॉडी। ऑर्नेट के इस ऑनलाइन कोर्स में आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द मोस्ट ब्यूटीफुल चैप्टर ऑफ द कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस, अवकलन गणित का सबसे शानदार चैप्टर जिसको हम बोलते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल या स्पर्श रेखा और अभिलंब। ठीक है, स्पर्श रेखा और अभिलंब का टॉपिक आज की इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। काफ़ी अच्छा टॉपिक है बिकॉज ज्योमेट्री वैसे भी मैथमेटिक्स का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट माना जाता है और ये जो टॉपिक है वो ज्योमेट्री से रिलेटेड ही टॉपिक होता है। बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट इसमें एक या दो कॉन्सेप्ट होते हैं, उन पर बेस्ड कितने भी अच्छे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। आप देखेंगे कि बेसिक लेवल के एग्ज़ाम में हम देखें तो एयरफोर्स एक्स ग्रुप से आप स्टार्ट कीजिए और जेई एडवांस तक का जो पेपर होता है, सारे पेपर्स में कॉन्सेप्ट जो है वो आप अपनी बुक के ही देखेंगे। क्लास 12th की आपकी सिलेबस की जो बुक होती है उस बुक से बाहर के कॉन्सेप्ट का कोई भी क्वेश्चन नहीं जाता। जनरली स्टूडेंट्स होता ये है कि इंटीग्रेशन वगैरह ऐसे टॉपिक होते हैं, जैसे मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, ये ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसमें क्वेश्चन जो है वो बुक के कॉन्सेप्ट के बाहर का भी फ्रेम हो जाता है ना। जो आपने हो सकता है कि अपनी टेक्स्ट बुक में कोई चीज़ नहीं पढ़ी हो बट उसके बाहर का भी क्वेश्चन इन एग्ज़ाम्स में जेई वगैरह में पूछा जा सकता है। लेकिन टेंजेंट नॉर्मल एक ऐसा टॉपिक होता है जिसको आप यदि टेक्स्ट बुक से अच्छे से पढ़ लेते हैं, जो कॉन्सेप्ट मैं जैसे बता रहा हूँ, जिस तरीके से बता रहा हूँ, वो यदि आप अच्छे से सीख लेते हैं तो आपको एक सिंगल कॉन्सेप्ट जो है वो बुक से बाहर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस टॉपिक को, टेंजेंट एंड नॉर्मल को। आज के इस लेक्चर में हम लोग केवल थ्योरी कंप्लीट करेंगे, थ्योरी जो है वो पूरी जो है वो कवर कर लेंगे इस एक वीडियो लेक्चर में ही। और अगले वीडियो लेक्चर्स में जो है वो हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। बहुत अच्छे से इस चैप्टर को पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी शिद्दत के साथ जो है वो अपना 100% देते हुए अच्छे से सीखने की कोशिश करना। ज़रूर ये आपको टॉपिक समझ में भी आएगा और एग्ज़ाम में भी आपको बहुत फ़ायदा दे के जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। टेंजेंट एंड नॉर्मल, टॉपिक का नाम है टेंजेंट एंड नॉर्मल। हिंदी में इस चैप्टर को बोलते हैं अपन स्पर्श रेखा एंड अभिलंब। ठीक है, टेंजेंट एंड नॉर्मल, हिंदी में इस चैप्टर को बोला जाता है स्पर्श रेखा एंड अभिलंब। ठीक है, ये हमारा टॉपिक होगा आज का। और आज हम लोग जो है वो इससे रिलेटेड जितने भी क्लास 11th के कॉन्सेप्ट जो इसमें यूज़ होंगे, बहुत कम कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे, मैं आपको सारी चीज़ें जो है वो जीरो से बताना स्टार्ट करता हूँ। तो होता ये है स्टूडेंट्स कि जब भी हम बात करें क्लास 11th की ज्योमेट्री की, तो हमें दो चीज़ें जो है वो बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। क्लास 11th की ज्योमेट्री की बात हम पहले करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास 11th की ज्योमेट्री के बारे में। यहाँ मैं क्लास 11th की ज्योमेट्री आपको बता देता हूँ। जो जो चीज़ें अपने को चाहिए होगी केवल वो ही चीज़ें पढ़ेंगे, फालतू जो है वो सारी चीज़ें नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, जो चीज़ें हमें चाहिए होगी वो सारी चीज़ें अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये क्लास 11th की ज्योमेट्री आप बिल्कुल अच्छे से अपने सुंदर से नोट भी इसमें बना सकते हैं, जो भी आप जैसे भी जिस नोटबुक में भी बनाएं। ठीक है, 11th क्लास रिव्यू। ठीक है, 11th क्लास का हमें जो चीज़ चाहिए होगा वो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको ये चाहिए होता है कि किसी भी जो स्ट्रेट लाइन का हम स्लोप बनाते हैं, जैसे मान लो ये एक सरल रेखा हो गई, ये अपना निर्देशांक सिस्टम हो गया, कार्टेशियन सिस्टम हो गया। और ये सपोज करो एक स्ट्रेट लाइन है, इसका यदि हम स्लोप निकालें तो स्लोप निकलता है, इसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ कितना होता है इसको हम स्लोप से डिफाइन करते हैं। तो इसका स्लोप m इज इक्वल्स टू टेन थीटा होता है। ठीक है, ये हमने क्लास 11th में पढ़ा है। वहाँ मैंने आपको ये भी बताया है एक फार्मूला इसका और होता है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। y2 माइनस वाई वन जो चीज़ होती है ना, इसको हम बोलते हैं डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट। तो इसी को हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं क्लास 12th के अंदर dy/dx। ठीक है, अभी और डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। ये तो हमने क्लास 11th में पढ़ा है टेन थीटा, तो dy/dx को भी स्लोप ही बोलते हैं। हम लोग क्लास 12th में स्लोप कैलकुलेट करने के लिए dy/dx का यूज़ करा करेंगे। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पे नोट करके रखिए, ये हम क्लास 12th में जो है वो यूज़ करते हैं। अभी इसके बारे में मैं और बात करूँगा आगे। सेकंड पॉइंट ये है कि जब भी दो लाइन पैरेलल होती है, ठीक है, दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है, समांतर होती है, एक लाइन का स्लोप ढाल m1 है और दूसरी सरल रेखा का जो प्रवणता है वो m2 है, तो 11th क्लास की ज्योमेट्री ये बोलती है कि m1 और m2 आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम बात करते हैं कि एक लाइन आपको इस टाइप से दे रखी है और एक लाइन इस टाइप से दे रखी है,
तो इस केस में आप ये बोलते हैं कि दोनों लाइन यदि परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे है, और एक का स्लोप m1 है और दूसरे का स्लोप m2 है, तो क्लास 11th में भी हमने एक फार्मूला डेराइव करके देखा था कि m1 इंटू m2 जो है ना वो हमेशा -1 होता है। ये चीज़ हमें क्लास 11 से जो है वो सीखने को मिलती है, जो मैंने यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर लिखी है। ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशंस के बारे में, कुछ जो है वो मानक समीकरण है जो आपको ध्यान में होनी चाहिए, वो भी हम देख लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि जब भी हमें कोई एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, कुछ स्लोप्स जो है वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे मान लो आपको ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है जो परपेंडिकुलर होती है यहाँ पे, ठीक है, यानी किसके पैरेलल हो गई, किसके समांतर हो गई, वाई एक्सिस के पैरेलल हो गई, ठीक है, और एक्स एक्सिस के साथ वो 90 का एंगल बनाती है। तो आप ये पता करेंगे कि ये पॉइंट कौन सा है, यानी एक्स एक्सिस पे वो लाइन जो है वो ओरिजिन से कितनी दूरी पर है। सपोज करो ये पॉइंट a,0 है, तो इसका मतलब इस वर्टिकल लाइन का, है ना, ऊर्ध्वाधर लाइन का, इसको मैं वर्टिकल लाइन बोल रहा हूँ, ऊर्ध्वाधर लाइन, इस वर्टिकल लाइन का जो इक्वेशन होगा वो स्टूडेंट्स ये होगा x = a। चौथा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा यूज होगा। इन डिटेल बात करें तो इस लाइन का जो स्लोप है ना, परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप, वो हमेशा मैथ्स में इन्फिनिटी होता है, ठीक है, ये भी ज़रूरत पड़ सकती है। जब भी कोई लाइन परपेंडिकुलर वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए, जब भी कोई लाइन वर्टिकल होती है एक्स एक्सिस के साथ में, तो उसका स्लोप हमेशा इन्फिनिटी होता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। पांचवा और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिलती है, ठीक है, बहुत शिद्दत के साथ इस चैप्टर को पढ़ना स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपको बहुत फ़ायदा देगा आगे जाकर। वाई एक्सिस ये है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये यहाँ पर 90 डिग्री ये बनेगा, ठीक है, तो यानी ये जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है या क्षैतिज लाइन है। जब भी मैथ्स में क्षैतिज लाइन की बात होगी तो ये हम यूज़ करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, और हॉरिजॉन्टल लाइन की जो इक्वेशन होगी वो डिपेंड करेगी कि ये पॉइंट कौन सा है वाई एक्सिस पर। सपोज कर लेते हैं ये पॉइंट 0,b है, मतलब वाई एक्सिस पे इतनी डिस्टेंस पे है, ये ओरिजिन से b डिस्टेंस पे है, तो इसका इक्वेशन जो होगा वो हमेशा y = b होगा। ये मेरी बात यहाँ पे आपको समझ में आ जानी चाहिए। और इसका जो स्लोप होगा वो हमेशा स्टूडेंट्स 0 होता है, ठीक है, मतलब जो भी लाइन हॉरिजॉन्टल होगी मैथ्स में उसका स्लोप हमेशा 0 होगा। ये मैंने आपको रिव्यू करा दिया है क्लास 11th की ज्योमेट्री का, जो कि हमें इस चैप्टर में ज़रूरत पड़ेगी। यदि आपके पास इतना सामान है, ये 5 पॉइंट है, तो आप इस चैप्टर के हर एक क्वेश्चन जो है वो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आपको जो है वो ये चैप्टर बड़ा अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक है। आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा ये चीज़ें, ठीक है। ये रिव्यू ऑफ क्लास 11th हो गया। अब ये तो हमारा रिव्यू हो गया। अब शुरू करते हैं आज के लेक्चर को नए टॉपिक के साथ में। तो ये तो क्लास 11th की बात हो गई। अब देखिए क्या होता है कि स्लोप और इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो थोड़ा सा इन डेप्थ में बात करते हैं। होता ये है कि जब भी कोई स्ट्रेट लाइन बनती है ना, तो हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन का आप कहीं से भी एंगल निकालो ये हमेशा थीटा ही मिलेगा आपको। यहाँ पर भी थीटा होगा, यहाँ पर भी ये एंगल थीटा ही होगा, कहीं पर भी आप एंगल मेज़र कर लीजिए हमेशा आपको एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा ही मिलेगा। इट मीन्स ये हो गया कि एक स्ट्रेट लाइन आपको दिया हुआ है, एक सरल रेखा दिया हुआ है, उसका एम जो होता है ना, या जो स्लोप होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो वहाँ तो हमारा काम जो है वो टेन थीटा ने बड़े अच्छे से निकाल दिया, क्योंकि जब ये एम हमेशा ही फिक्स ही है, थीटा फिक्स है, तो हर जगह कहीं पे भी पुट करके थीटा का वैल्यू हर जगह, कहीं मान लो थीटा 60 डिग्री दे दिया, तो यहाँ 60 है तो यहाँ पे भी 60 निकल के आएगा, यहाँ पे भी 60 आएगा, यहाँ पे भी 60 आएगा। तो हमारे क्लास 11th में जो है वो इस फॉर्मूले ने बड़ा अच्छे से काम किया, और हमें हर पॉइंट पे जो है वो स्ट्रेट लाइन का स्लोप इस फॉर्मूले से ईजिली मिल जाता था। प्रॉब्लम यहाँ अराइज हो सकती है कि सपोज करो, अब बात करते हैं कि एक सर्कल हो गया या एक पैराबोला हो गया। सपोज करो हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ये इसका सेंटर है, इसके किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो एक टेंजेंट तो आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस है सपोज अपना। यहाँ पे इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो फिर से आप देखेंगे टेंजेंट यहाँ मिलेगा। आप इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो आपको टेंजेंट इस टाइप का मिलेगा। तो आप देखेंगे कि इसका जो स्लोप है ना टेंजेंट का, हर जगह, मान लो मैंने पहला टेंजेंट ये ड्रॉ किया है, दूसरा टेंजेंट ये ड्रॉ किया है, तीसरा टेंजेंट ये ड्रॉ किया है,
तीनों ही टेंजेंट का स्टूडेंट स्लोप अलग अलग होगा, क्योंकि ये एंगल यदि अल्फा होता है तो ये कोई दूसरा एंगल होगा बीटा, और ये कोई तीसरा एंगल होगा गामा, और इस पॉइंट पर ड्रॉ करोगे तो फिर से आपको एक नया एंगल और मिल जाएगा। तो आप देखेंगे कि स्लोप तो वही होता है ना, जो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल कोई भी लाइन बनाती है वही तो उसका स्लोप होता है, उसका उस पर हम टेन लगा देते हैं, टेंजेंट यूज कर लेते हैं, टेन ऑफ वो एंगल वही तो स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। तो एक तो टेन अल्फा आ जाएगा, एक टेन बीटा आ जाएगा, एक टेन गामा आ जाएगा। तो इस टाइप से आप देखेंगे कि अलग अलग जो है वो आपको टेन की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। ऐसे ही टेन डेल्टा हो गया, इस टाइप से ये कंटिन्यू होता जाएगा। इसका मतलब ये हो गया, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, कि जब भी हम किसी कर्व की बात करते हैं, कर्व को हम बोलते हैं वक्र, ठीक है, वृत्त भी हो सकता है ये, ठीक है, परवलय भी हो सकता है, दीर्घवृत्त भी हो सकता है। तो जब भी हम किसी वक्र की बात करते हैं तो किसी भी वक्र पर उसकी स्पर्श रेखा का जो स्लोप है या जो उसका प्रवणता है वो हमेशा हर बिंदु के अकॉर्डिंगली चेंज होता रहेगा, ठीक है। एक पॉइंट अलग होगा, एक पॉइंट अलग होगा, एक पॉइंट अलग होगा। तो इस टाइप से हर एक पॉइंट पर जो स्लोप है वो आपको अलग अलग मिलेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जिस पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, स्पर्श रेखा खींचोगे, उस टेंजेंट के द्वारा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ बनाए गए एंगल्स अलग अलग है। तो इस वजह से हम ये बोल देते हैं कि इसका जो स्लोप होगा वो भी अलग अलग हो जाएगा। इसका मतलब स्लोप वेरी कर रही है, स्लोप चेंज हो रही है। तो अब तो टेन थीटा तो काम में आएगा नहीं, हम कितनी जगह जो है वो स्लोप ऐसे निकालते हुए घूमेंगे। तो हमें एक कोई दूसरा तरीका चाहिए, एक दूसरा कोई मेथड चाहिए। उस मेथड को हम बोलते हैं यहाँ पे dy बाई डी एक्स मैथड, ठीक है। dy बाई डी एक्स की सहायता से जो है वो हम लोग यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट की स्लोप निकालेंगे, प्रवणता निकालेंगे, ठीक है। अब कैसे डिफाइन करेंगे वो देख लेते हैं। कि जैसे आप देखेंगे कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग सबसे पहले तो बनाते हैं। सपोज करो हमारा ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, ठीक है, ये हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक कोई भी हम वक्र बना देते हैं, ठीक है, कोई भी किसी भी प्रकार की आकृति हो सकती है, ठीक है। मैंने मन मर्जी से ये आकृति बना दी। इस पर कितने पॉइंट है आपको पता, बहुत सारे पॉइंट है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, बहुत अलग अलग पॉइंट्स है। सब पर टेंजेंट निकालेंगे तो फिर से वही बात है कि आप यहाँ टेंजेंट निकालेंगे तो ये टेंजेंट तो होगी कुछ इस टाइप की। आप मान लो चाहते हैं कि यहाँ टेंजेंट निकालें तो वो हो सकता है क्षैतिज हो गई, और यहाँ टेंजेंट निकालेंगे इस पॉइंट पर तो इस पॉइंट पर टेंजेंट कुछ इस टाइप की हो जाएगी। तो सब पे टेंजेंट स्टूडेंट्स अलग अलग मिलेगी आपको। यहाँ इस पॉइंट पर टेंजेंट निकालेंगे तो थोड़ी सी इस टाइप से आपको मिलेगी। सबका स्लोप अलग अलग है। तो इसका मतलब इन टेंजेंट्स का जो स्लोप है वो हम कैसे कैलकुलेट करें, उस मेथड को हम बोलते हैं dy बाई डी एक्स मैथड। तो इतने सारे ये पॉइंट है। मैं मान लो बोलता हूँ आपको कि इस कर्व पर, कर्व है, वक्र है, तो इसकी इक्वेशन हमें दी हुई होगी। ये साइन एक्स हो सकता है, वृत्त हो सकता है, परवलय हो सकता है, जो भी इक्वेशन होगी उसकी जो भी आकृति होगी उसकी इक्वेशन हमें क्वेश्चन में दी हुई होगी। सपोज कर लेते हैं कि वो इक्वेशन y इज इक्वल्स टू एफ एक्स है, इसकी जो भी आकृति है वो बन जाएगी। अब मैं आपसे पूछता हूँ इस पर टेंजेंट ड्रॉ करो, तो आपका आंसर ये होगा कि सर टेंजेंट ड्रॉ करें तो कौन से पॉइंट पर ड्रॉ करें। आप पॉइंट दीजिए हमें, जैसे ही आप पॉइंट देंगे हम टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। तो इसका मतलब सबसे पहली रिक्वायरमेंट स्टूडेंट क्या हो गई, पॉइंट की रिक्वायरमेंट हो गई, ठीक है। मैं आपको यहाँ थोड़ा सा एक बार रोकना चाहूँगा। जो मेथड मैं बता रहा हूँ ना, आप उसके अकॉर्डिंगली जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि बुक में बिना पॉइंट को कंसिडर किए हुए जो है वो क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं, ठीक है। आप जब हमारी टेक्स्ट बुक के सॉल्यूशन गाइड बुक देखोगे तो गाइड में आप जो भी सॉल्यूशन देखेंगे ना वो बिना पॉइंट को यूज़ करे हुए किए गए हैं। यदि आप वो मेथड फॉलो करते हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि आपसे एक अच्छे कंपटीशन एग्जाम में जो है वो इस टॉपिक का क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। लेकिन यदि आप मेरी बात को ध्यान में रख रहे हैं और पॉइंट को सबसे पहले नोट करते हैं, इस बात को नोट करते हैं, तो कंपटीशन एग्जाम चाहे जेईई एडवांस हो, मेंस हो, एनडीए का एग्जाम हो या फिर एयरफोर्स का कोई भी एग्जाम हो, आप हर एक क्वेश्चन जो है बिल्कुल आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो पॉइंट को सबसे पहले नोटिस कीजिए कि क्वेश्चन में पॉइंट क्या दे रखा है। तो यहाँ पर पॉइंट की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी आपको क्लियर हो गई ना, क्योंकि पॉइंट नहीं होगा तो आपको क्या पता चलेगा कि कौन से पॉइंट पर आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी है। सपोज करो मैं ये बोल देता हूँ कि मुझे इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करनी है, ये सपोज करो पॉइंट पी है, पी के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं, ठीक है। सपोज करो हम पी को जो है वो कंसिडर कर लेते हैं। पॉइंट पी जो अपना है वो सपोज करिए x1, y1 है, ठीक है।
आप x1 कॉमा y1 ले सकते हैं, a कॉमा b ले सकते हैं। जनरली मैं क्वेश्चंस में a कॉमा b लूँगा, ठीक है, और जहाँ a b क्वेश्चन में पहले से ही आएगा तो वहाँ अपन x1 कॉमा y1 यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट सपोज करो हमारा पॉइंट है जिस पर हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है, बाकी पॉइंट्स का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। यदि इस पर ड्रॉ करनी है तो ये पता होना चाहिए, इस पर ड्रॉ करनी है तो ये पॉइंट पता होना चाहिए। जहाँ ड्रॉ करना है वहाँ का पॉइंट आप पहले दो हमें, यदि पॉइंट दोगे आप तो हम जो है वो आपको टेंजेंट निकाल कर देंगे। सपोज करो ये पॉइंट आपको दिया हुआ है पी x1 y1, तो मैं अब इस पर टेंजेंट जो है वो डिफाइन कर सकता हूँ। टेंजेंट क्या होगा वो अब सुनिए आप बात, ठीक है। टेंजेंट क्या होगा कि सबसे पहले इसका टेंजेंट का आपको स्लोप निकालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ। तो सपोज करो ये अपना एक टेंजेंट हो गया, ठीक है। इस टाइप से जो है वो एक टेंजेंट इस पॉइंट पर ड्रॉ कर दिया जाए तो ये अपना एक टेंजेंट हो गया। पॉइंट आपको मैंने बता ही दिया, ठीक है। ये इस पॉइंट पर है टेंजेंट, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये इस पॉइंट पर है टेंजेंट, ठीक है। तो ये इस पॉइंट पर जो है वो टेंजेंट हम ड्रॉ करना जा रहे हैं। तो हमने ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। टेंजेंट को यहाँ शॉर्ट में हम लिखते हैं टी से। तो ये अपना टेंजेंट टी हो गया, स्पर्श रेखा जिसको हम बोलते हैं, तो ये टी हो गया। टेंजेंट के जो परपेंडिकुलर लाइन होती है, जो लंबवत रेखा होती है, उसे हम बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है। टेंजेंट के लंबवत जो सरल रेखा होती है उसे हम बोलते हैं नॉर्मल। तो सपोज करो ये इसका परपेंडिकुलर लाइन होगी, वो इसी पॉइंट से पास हो रही है और इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल, ठीक है। तो ये इसका टेंजेंट हो गया और ये इसका नॉर्मल हो गया, ठीक है। तो पॉइंट वही सेम है, पी x1 y1 से ही इसका टेंजेंट पास हो रहा है और इसी से इसका नॉर्मल पास हो रहा है, अभिलंब पास हो रहा है। और अभिलंब को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्मल से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या चीज़ आप यहाँ पर नोटिस कर रहे हैं? आप ये नोटिस कर रहे हैं कि टेंजेंट हो या नॉर्मल हो, वो हमेशा एक फिक्स्ड पॉइंट से पास होते हैं। वो पॉइंट जो है वो पता चल जाए तो सारा काम हो जाए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसका स्लोप क्या होगा। तो सबसे पहले आपने ये पॉइंट वाला काम जो है वो नोटिस करना है। ये हमेशा हर क्वेश्चन में जो है वो आपको बड़े अच्छे से नोटिस करना है, क्योंकि ये नोटिस नहीं करोगे तो जो है वो आपका काम क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। इसको तो बिल्कुल अपने दिल के करीब रखिए, ठीक है, पॉइंट को, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्यूशन वहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक में जो है गाइड देखेंगे ना, उसमें मान लो नहीं दिया हुआ है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप मेरा मेथड यूज़ करेंगे तो ही गारंटी है कि आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो ये बात हो गई अपनी टेंजेंट और नॉर्मल से रिलेटेड। अब बात करते हैं कि टेंजेंट का स्लोप क्या होगा। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं सबसे पहले स्लोप या फिर प्रवणता, ठीक है। स्लोप या जिसको हम बोलते हैं प्रवणता, किसके लिए? टेंजेंट के लिए, ठीक है। स्लोप या प्रवणता फॉर टेंजेंट, जिसको हम स्पर्श रेखा भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम स्पर्श रेखा या स्पर्श ही बोल देते हैं शॉर्ट में, मेरे पास स्पेस कम है इस वजह से, तो इसको हम ये बोल देते हैं। तो इसका जो स्लोप होगा वो स्टूडेंट्स हमेशा m से लिखा जाएगा और m होगा dy/dx। जो इक्वेशन आपको क्वेश्चन में दे रखी है उसका अवकलन करना है और जिस पॉइंट पर स्लोप आपको निकालना है उस अवकलन में वो वैल्यू रख दीजिए। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन इक्वेशन। Getting my point? First of all, you have to find the derivative of the given equation, then put the value of x as x1 and the value of y as y1, ठीक है। उस इक्वेशन में आप x की जगह x1 पुट कर दीजिए और y की जगह y1 पुट कर दीजिए, तो जो आपको वैल्यू मिलेगा वो हमेशा टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। सेकेंड पॉइंट है स्लोप या फिर से वही प्रवणता ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल हम बोलते हैं अभिलंब को, ठीक है। तो इसका नॉर्मल जो है, अभिलंब जो है, उसका स्लोप क्या होगा? बिल्कुल जैसे मैंने नोट्स शॉर्ट में बना रखे हैं, यहाँ पे स्क्रीन पर जो नोट्स चल रहे हैं आपको बिल्कुल एज इट इज़ वही नोट्स बनाने हैं। और मतलब खुद से एक प्रॉमिस कीजिए कि टेंजेंट नॉर्मल का क्वेश्चन आपको किसी भी कंपटीशन एग्जाम में मिलता है, आपके सामने आंखों के सामने आता है, तो वो क्वेश्चन हम ज़रूर सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब बात आती है नॉर्मल का स्लोप क्या होगा। तो नॉर्मल का स्लोप स्टूडेंट हमेशा m और नीचे ऐसा लंबवत का साइन, परपेंडिकुलर का साइन लगा के लिखते हैं और इसका वैल्यू होगा -1/m। और ये होना भी चाहिए क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे है। तो यदि इसका स्लोप m है तो पक्का है कि इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? -1/m हो जाएगा। और इसी को हम लिख देते हैं यहाँ पे m परपेंडिकुलर से। समझ में आती है मेरी बात? तो ये जो चीज़ है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी जो मैंने आपको एक्सप्लेन की अभी यहाँ तक। टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालना है पहले तो ये नोटिस करना है, और टेंजेंट का स्लोप कैसे आएगा फिर से सीधी सादी जो लैंग्वेज में बता देता हूँ कि जो समीकरण आपको दे रखी है, जो इक्वेशन दे रखी है, उसका डिफरेंशिएशन कर दो। डिफरेंशिएशन करके आपको एक नई इक्वेशन मिलेगी। उस नई इक्वेशन में
जिस पॉइंट पर आपको टेंजेंट निकालना है, ये जिस पॉइंट पर निकालना है ना, इस बात को बड़े दिल के करीब रखिए, ठीक है ना। टेंजेंट कौन से पॉइंट पे निकालना है वो बड़ा सोचने समझने वाला काम होगा यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको देगा नहीं जनरली कि इस पॉइंट पर निकालो, दे दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है, इन केस नहीं देता है तो हमें सोचना पड़ेगा कि कौन से पॉइंट पर जो है वो हमें टेंजेंट निकालनी होगी। आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। उस पॉइंट, जो पॉइंट आपको दे रखा है, वो पॉइंट आप उस फंक्शन, जो भी इक्वेशन आपको दे रखी है उसके डिफरेंशिएशन में पुट कर देंगे तो टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा, और जो स्लोप आपको मिल गई है उसका उल्टा और नेगेटिव लगा देंगे तो आपको नॉर्मल का स्लोप मिल जाएगा, ठीक है। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन यू, ठीक है। जो चीज़ मुझे आपको बतानी थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, यही चीज़ जो है मेन इंपॉर्टेंट थी इस टॉपिक में। अब बात आती है तीसरे पॉइंट की, इक्वेशन की, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, थर्ड पॉइंट है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, यानी इसको हम बोलते हैं समीकरण। ऊपर तो हमने प्रवणताएं निकाली थी और समीकरण अब निकालने जा रहे हैं। तो आपने क्या नोटिस किया यहाँ पे, टेंजेंट हो या नॉर्मल हो वो हमेशा कौन से पॉइंट से पास होता है, x1 y1 से। स्लोप आपने यहाँ निकाल ही ली, तो जब आपके पास पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो क्या हम लोग ये इक्वेशन यूज़ नहीं कर सकते, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये भी हमने क्लास 11th में पढ़ा है, आपको याद हो तो, ठीक है। ऐसे ही फोर्थ जो है वो है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकाला जा सकता है। नॉर्मल का समीकरण कैसे निकलेगा, आपको जब टेंजेंट का जो है वो स्लोप पता है, एन एन एम से आप रिप्रेजेंट करते हैं, तो नॉर्मल का स्लोप एम परपेंडिकुलर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, टेंजेंट हो या नॉर्मल दोनों x1 y1 से पास होते हैं, गुजरते हैं, तो ये हो जाएगा एम नॉर्मल इंटू में x माइनस एक्स वन। ये चौथा पॉइंट हो गया जो कि हमें क्वेश्चंस में यूज़ करना है, ठीक है। तो ये बात होगी टेंजेंट नॉर्मल की। अब कुछ एक्स्ट्रा जो इक्वेशंस है जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ध्यान में रखिए इन चीज़ों को भी, ठीक है। कुछ अच्छे क्वेश्चन हमारी बुक में भी दे रखे हैं, वो आपको ध्यान में आने चाहिए, ठीक है। एक तो होता है इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म या फिर अंतःखंड रूप, हिंदी में बोलते हैं अंतःखंड रूप, ठीक है। तो इस अंतःखंड रूप को देखते हैं कि अंतःखंड रूप सरल रेखा का क्या होता है। तो अंतःखंड रूप क्या होता है कि जैसे ही कोई लाइन होती है वो एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे ए और बी यूनिट्स का इंटरसेप्ट बनाती है, तो इस लाइन का इक्वेशन होगा एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1। इसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया जो आपको ध्यान में रखना है। सेकेंड पॉइंट जो है वो स्लोप फॉर्म आपको ध्यान में रखना है लाइन का, ठीक है। स्लोप फॉर्म तो हम लोग बहुत बार यूज़ करते हैं, जिसको हम प्रवणता रूप भी बोलते हैं सरल रेखा के लिए, ठीक है, प्रवणता रूप। और प्रवणता रूप का क्या मतलब हो जाएगा कि जब भी हमें कोई स्ट्रेट लाइन है, वो आपको दे रखा है, ये स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस पे सी इंटरसेप्ट को है वो यहाँ पे बनाती है, और इस लाइन का स्लोप यदि m है तो इसका इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। तो स्लोप निकालना है किसी भी लाइन का तो आप ये इक्वेशन यूज़ करेंगे। क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ मिल जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। आपको फटाक से इसका स्लोप चाहिए होगा, प्रवणता चाहिए होगी, तो प्रवणता निकालने के लिए आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो यानी y को इधर रख लीजिए और बाकी सारे टर्म्स को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो -4 हो गया, तो y का वैल्यू हो जाएगा -2/3 x और माइनस में 4/3, ये इसका स्लोप हो जाएगा। और स्लोप होता है वो x का कोफिशिएंट होता है, तो इसको ही हम यहाँ पर स्लोप बोल देते हैं। आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया होगा। अब कुछ लोग डिफरेंशिएशन का भी यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे कि यदि इस लाइन का स्लोप निकालना है तो तरीका मैंने आपको बताया है कि जिसका भी स्लोप निकालना हो उसका dy/dx कर दो। तो इस पूरी इक्वेशन का dy/dx करें तो 2 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और 3 इंटू वाई का डिफरेंशिएशन dy/dx और 4 का 0 हो गया और इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से dy/dx आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, -2/3 आ जाएगा। तो दोनों में से कोई सा भी जो मेथड है वो आप लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो आपकी इस चैप्टर की थ्योरी का जो पार्ट है ना वो यहाँ तक कंप्लीट होता है। इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस थ्योरी में। लगभग 20 मिनट के लेक्चर में हमने इसकी पूरी थ्योरी कवर कर ली है, और जब ऑफलाइन क्लासेस होती है तो इसी थ्योरी को बताने में 2 दिन लग जाते हैं। तो आई थिंक सभी स्टूडेंट को ये थ्योरी अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो मैं इसका PDF जो है वो भी अटैच कर देता हूँ नोट्स में, आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिएगा,
ठीक है, और डाउनलोड करके और आप जो है वो इसके नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो रॉन्ग नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसके नोट्स भी आपके लिए डाल देता हूँ, और फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन समझ लेते हैं कैसे जो है वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक इसका, और समझते हैं कि टेंजेंट नॉर्मल का जो है वो क्वेश्चन कैसे किया जाएगा, क्या क्वेश्चन सॉल्व करने में पैटर्न होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं बेसिक क्वेश्चन उठा लेता हूँ टेंजेंट नॉर्मल का, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। चलिए देखिए, एक इक्वेशन दे रखा है आपको कर्व का। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, एक इक्वेशन दे रखा है कर्व का। ठीक है, क्वेश्चन में बोलता है कि दिस इज द कर्व x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3। आप टेक्स्ट बुक देखोगे तो उसमें ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस कर्व पर एक पॉइंट दे रखा है 1,1। ठीक है, ये कर्व पर पॉइंट है। ठीक है, ऑन द कर्व। ठीक है ना, कर्व पर है, ऑन द कर्व, कर्व के ऊपर एक पॉइंट है। तो आपको इसका टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट करनी है। टेंजेंट एंड नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा, स्पर्शरेखा और अभिलंब का इक्वेशन क्या होगा, ये आपको पता करना है। सबसे पहले जो माइंड में थॉट होगी आपकी वो ये होगी कि ये जो कर्व होगा वो दिमाग में ये मतलब बत्ती जलनी चाहिए आपके। क्या बत्ती जलनी चाहिए कि ये जो कर्व होगा ना, ये इसका पॉइंट कौन सा होगा। ठीक है ना, पॉइंट जो दे रखा है ना आपको, वो पॉइंट जो होगा वो उस कर्व पर लाई करेगा या नहीं करेगा, वो आपको नोटिस करना है। तो आप क्या करेंगे, 1,1 यदि इसमें x और y की जगह पुट करके देखते हैं तो ये रफ का काम है सारा का सारा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप 1,1 पुट करते हैं ना, x की जगह 1, y की जगह 1, तो ये 2 आएगा, इज इक्वल्स टू 2। तो इसका मतलब ये कर्व पर होगा। जनरली तो दे दिया जाता है कर्व पर है या नहीं है, लेकिन आप हैबिट ये रखिए कि उसको रफली एक बार चेक करके देखिए कि वो उस पर कर्व पर है या नहीं है। ठीक है ना, तो आपने देखा कि ये पॉइंट जो है वो कर्व पर है, तो ये काम अपना यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखिए स्टेप 1 जो है वो क्या होगा। स्टेप 1 में स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले एक डायग्राम बनाना है। ठीक है, रफ डायग्राम होगा। आपको कर्व की एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं ध्यान में करनी है कि कर्व की इक्वेशन क्या है, आपको तो एक रफ डायग्राम जो है वो सिंपल सा बना देना है। ठीक है, तो देखिए इसका एक रफ डायग्राम यदि बनाया जाए तो किस टाइप का होगा कि एक डायग्राम जो है वो हम लोग कुछ भी एक रफली स्केच बना देते हैं। ठीक है, सपोज करिए कि मैंने ये डायग्राम जो है वो इसका इस टाइप से बना दिया। ये पॉइंट जो है, पॉइंट जो है वो यहाँ पे हम कुछ भी कंसिडर कर लेते हैं। एक पॉइंट जो है वो यहाँ पे कंसिडर कर लिया जाए। ठीक है, और इस पॉइंट पे हम लोग एक रफली टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया जाए। क्या हो गया, सॉरी रुकिए एक बार, कुछ ओरिएंटेशन में गड़बड़ हो रही है। ठीक है, क्या हो गया, रुकिए एक बार। ये एक पॉइंट जो हमने कंसिडर किया और इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। ठीक है, रफली हमने कोई भी एक पॉइंट कंसिडर कर लिया। सपोज करिए ये पॉइंट हो गया। क्वेश्चन में ये पॉइंट दिया हुआ है इस बार कि 1,1 पर आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो ये पॉइंट आपको दिया हुआ है, तो दिस इज द टेंजेंट टी। और ऐसे ही आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो नॉर्मल जो है वो इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, और नॉर्मल जो है वो परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री पर होगा। ठीक है, इसको हम नॉर्मल एन से लिख देते हैं। ये स्टेप 1 हो गया अपना। जो इक्वेशन गिवन है उसको बिल्कुल अच्छे से लिख दीजिए आप, x टू द पावर 2/3 और प्लस y टू द पावर 2/3 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, इसका एक पॉइंट जो है वो P हमें दे रखा है 1,1 जो इसके ऊपर ही लाई करता है, तो हमें पॉइंट कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन में जो है वो ये पॉइंट गिवन है। ठीक है ना, तो जो भी स्लोप का काम होगा वो इसी पॉइंट पर कैलकुलेट करने का हमारा काम होगा। स्टेप 2 में क्या करना है,
फर्स्ट स्टेप में आपको समझ में आ गया ना क्या करना है, जो दिया हुआ है उसको मेंशन करना है और एक रफ डायग्राम बनाना है। स्टेप 2 में आपको क्या करना है कि इसका dy बाई डी एक्स निकालना है, जो आपको इक्वेशन दे रखी होती है। इक्वेशन 1 है तो इसका dy बाई डी एक्स कर देते हैं, तो 2/3 बाहर आ गया और x टू द पावर 2/3 माइनस 1, ठीक है, और प्लस में 2/3 फिर से बाहर आ गया तो y टू द पावर, और ये हो जाएगा 2/3 माइनस 1। y का खुद का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स होगा और RHS में 2 है तो 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। ट्रांसफर कर दीजिए और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 2/3 x टू द पावर माइनस 1/3 और प्लस 2/3 और y टू द पावर माइनस 1/3 और dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। कैलकुलेट करिए कि यहाँ पे dy बाई डी एक्स का वैल्यू हमें कितना मिलता है, तो आप देखेंगे कि dy बाई डी एक्स को सिंप्लीफाई किया जा सकता है इजीली। dy बाई डी एक्स का वैल्यू आएगा 2/3 तो कट जाएगा और ये आपको मिलेगा x टू द पावर माइनस 1/3 और अपॉन में y टू द पावर माइनस 1/3। आप देखेंगे नेगेटिव वाली पावर ऊपर आ जाएगी और ये पावर नीचे चली गई तो ये प्लस माइनस कन्वर्ट हो जाएगा, तो माइनस में ऊपर ये चला गया तो प्लस में बन जाएगा और वो पावर नीचे आएगी तो वो भी प्लस में बन जाएगी। ये इसका dy बाई डी एक्स आएगा। इक्वेशन नंबर 2 निकाल लेते हैं। सबको समझ में आ गया होगा, किसी भी स्टूडेंट को मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा, जो मैथमेटिक्स का नहीं भी है स्टूडेंट उसको भी इस टॉपिक में कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब हम क्या करें, इसका स्लोप कैलकुलेट करते हैं। स्लोप कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करना है, स्लोप ऐसे कैलकुलेट होगा कि dy बाई डी एक्स जो है वो इस पॉइंट पर निकालते हैं हम लोग, तो dy बाई डी एक्स पहले टेंजेंट का स्लोप निकाल लेते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं स्लोप कैलकुलेशन के लिए कि पहले हम m निकालते हैं, ठीक है। m होता है टेंजेंट का स्लोप, ठीक है। ये कैसे निकलेगा कि जो आपने इक्वेशन नंबर 2 लगाई है ना, उसमें आप x और y की जगह 1 1 रख दीजिए, क्योंकि आपको कौन से पॉइंट पर स्लोप निकालना था क्वेश्चन में आपको गिवन था, इस पॉइंट पर आपको टेंजेंट नॉर्मल की बात करनी है। तो इसमें आप x और y की जगह 1 1 पुट कर दीजिए तो ये -1 हो जाएगा, ठीक है। और ये टेंजेंट का स्लोप होगा, ठीक है। अभी फिलहाल तो मैं लिख देता हूँ, आपको लिखने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको हम टेंजेंट स्लोप बोल देते हैं, टेंजेंट की प्रवणता बोल देते हैं, स्पर्शरेखा की प्रवणता बोल देते हैं। ठीक ऐसे ही अभिलंब की प्रवणता हम निकालें तो m नॉर्मल बराबर कितना हो जाएगा, जो आपने ये निकाला है उसका उल्टा और नेगेटिव का साइन, तो यदि ये आप रख देंगे वैल्यूज़ तो ये 1 मिलेगा। इसको हम बोलते हैं नॉर्मल स्लोप, ठीक है। अभिलंब की प्रवणता आपका काम हो चुका है, यहाँ तक सब आपने कर लिया है, बस अब और कुछ भी नहीं करना। स्टेप 4 में आपको अपना आंसर मेंशन करना है। आंसर कैसे मेंशन करेंगे, आपको पता है क्वेश्चन में आपसे क्या दे रखा है। क्वेश्चन में आपको इक्वेशन निकालनी थी टेंजेंट एंड नॉर्मल की, तो आप देखेंगे कि टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन यदि यहाँ से निकाली जाए तो स्टेप 4 में अपना ये हो जाएगा। इक्वेशन लास्ट स्टेप है, जो आपसे पूछा जाए वो काम आपको स्टेप 4 में करना है। तो लास्ट स्टेप ये होगी इक्वेशन निकालने की, ठीक है। इक्वेशन यहाँ पे आपको निकालनी है। फॉर्मूला आपको पता ही है, टेंजेंट हो या नॉर्मल हो, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू फॉर्मूला मेन ये होता है। ये हम क्लास 11th में भी पढ़ चुके हैं। बस टेंजेंट निकालनी है तो यहाँ टेंजेंट का स्लोप काम में ले लो, नॉर्मल निकालनी है तो यहाँ पे नॉर्मल का स्लोप आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले टेंजेंट का इक्वेशन निकालते हैं, ठीक है। टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जस्ट अ मिनट, थोड़ा स्पेस कर लेते हैं। अब टेंजेंट का इक्वेशन निकालते हैं पहले, ठीक है। इसको हिंदी में हम लिख देते हैं, वैसे इंग्लिश वाले लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, हिंदी मीडियम के लिख सकते हैं स्पर्शी का समीकरण, ठीक है। स्पर्शी का समीकरण कितना हो जाएगा, m का वैल्यू 1 यूज़ कर लेते हैं। पॉइंट आपको पता ही है 1,1 दिया हुआ था, तो y माइनस 1 इज इक्वल्स टू इक्वेशन स्लोप ऑफ टेंजेंट इज -1 और x माइनस 1। सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो y माइनस 1 इज इक्वल्स टू -x और +1, ठीक है। तो इक्वेशन निकाल लेते हैं -x और +2। ठीक ऐसे ही अभिलंब का समीकरण हम लोग निकालें तो अभिलंब का जो समीकरण है वो क्या हो जाएगा, अभिलंब का समीकरण y माइनस वही है, बस यहाँ पे m अभिलंब वाली यूज़ कर लीजिए और अभिलंब का स्लोप कितना है 1 है, तो यहाँ पे सेम वही चीज़ यूज़ करनी है। पॉइंट तो सेम होगा ही, बस यहाँ पे 1 हो जाएगा और x माइनस 1, तो y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा x। तो ये अपना आंसर हो जाएगा फाइनल। तो आई थिंक सभी स्टूडेंट को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी ये सारी चीज़। मैंने जितना इजी तरीके से हो सकता है उतना इजी तरीके से इस चैप्टर को समझा है, बट आपसे बदले में एक प्रॉमिस मांगता हूँ कि जब भी ये चैप्टर का क्वेश्चन
इस टॉपिक का क्वेश्चन कहीं पे भी आपको मिलता है तो रॉन्ग नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है, वो जेई एडवांस में भी इसका एक क्वेश्चन आता है और जेई मेंस में भी इसका एक क्वेश्चन आता है, एनडीए में भी इसके 2 क्वेश्चन आते हैं, और साथ साथ में एयरफोर्स एक्स ग्रुप या वाई ग्रुप की बात करें तो वहाँ पे भी 1 से 2 क्वेश्चन जो है वो, वाई ग्रुप में तो नहीं, एक्स ग्रुप में जो है वो इसके 1 से 2 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिल जाते हैं। या दूसरे कोई भी आप क्लास 12 के बाद में कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी का, तो भी टेंजेंट नॉर्मल बहुत तबीयत से पूछा जाता है, तो इसके क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होने चाहिए। बहुत इजी टॉपिक है ये। इतना स्टेप तो आपको इस वजह से बता रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर लेंगे इस तरीके से, तो आप उसका प्रोसेस लाइफ टाइम नहीं भूलोगे, कभी भी ज़िंदगी में आपको वो चीज़ फिर भूलने को भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ऐसी सिचुएशन फिर क्रिएट ही नहीं होगी, इतनी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर्स में अब हमारे 2-3 लेक्चर्स में हम लोग इसी टॉपिक के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन ही करने वाले हैं, और फिर जैसे ये हो जाएगा कंप्लीट तो उसके बाद में हम लोग MCQ प्रैक्टिस जो है वो शुरू कर देंगे। तो हमने लगभग अपने 2 चैप्टर है वो क्लास 12 के सिलेबस के ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, उसी प्रोसेस में हम लोग, तो ये टॉपिक आप अच्छे से करिए, बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करिए। जो जो टॉपिक इस पर क्वेश्चन डायरेक्ट दे रखे हैं, जैसे एक्सरसाइज में आप साथ के साथ करने की हैबिट डालिए, ताकि आप पे जो है वो वर्क पेंडिंग नहीं रहे। आप एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक्सरसाइज 8.3 के जो है वो आप क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, ये शुरुआत के क्वेश्चन जो है वो 1 से लेके या 1 और 2 दो ही क्वेश्चन आप एक बार कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, 2 क्वेश्चन आप इस पर बेस्ड ही हैं वो अटेम्प्ट कर लीजिए, साथ के साथ ही कर लीजिए, ताकि आप पे बर्डन ना बढ़े। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो विद ए न्यू कॉन्सेप्ट।